हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैनियक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए बच्चों, आज ये टेस्ट है दूसरा। इससे पहले एक टेस्ट लिया था और उसमें भी 30 प्रश्न थे और बहुत शानदार प्रश्न थे। तो उसी प्रकार से हम आज दूसरा टेस्ट लेके आए हैं, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का। तो देखिए, बहुत शानदार है। आप अपने जो अंक आते हैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने नंबर आए। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डेविस एवं मन के अनुसार अधिगम नियोगिता वाले छात्रों की विशेषताओं से समृद्ध तथ्य कौन सा नहीं है, यानी इनमें से कौन सा असत्य है, आपको बताना है। मानसिक योग्यता का आंशिक होना, बुद्धि लब्धांक 100 हो परंतु विचलन हो, बुद्धि लब्धांक 100 हो परंतु उसमें विचलन न हो, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट अंतर हो। तो सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर आप रफ कॉपी में लिख लिए अपना, और उसके बाद में मैं बताऊं तो अगर आपका सही होता है तो सही और गलत होता है तो गलत। उस प्रकार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरे इतने नंबर बने हैं। अगर कम भी बने तो कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी को थोड़ी सी बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर होने वाला है बुद्धि लब्धांक 100 हो परंतु उसमें विचलन न हो। तो ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यह कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण है। बच्चे का शाबाशी देना, बच्चे को टॉफी देना, बच्चे को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने में पर मेडल देना, बच्चे द्वारा अच्छा कार्य करने पर बहुत अच्छा कहना। यानी यह कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण है। प्राथमिक पुनर्बलन। तो देखिए, इसका आंसर होने वाला है कि बच्चे को टॉफी देना। यानी आप बच्चे को चॉकलेट दे रहे हो तो उसका प्राथमिक पुनर्बलन है, ठीक है ना। आंसर नंबर 2 इसका राइट है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। यह कहता है कि वैसे बच्चे जो अधिगम नियोक्ता के शिकार होते हैं उनमें विशेषता पाई जाती है। इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो निम्न स्तर का अवधान, निम्न स्तर का गामक कौशल, पढ़ने एवं लिखने में कठिनाई और उपरोक्त सभी। तो देखिए, निरोगिता के शिकार बोले बालक होने वाले बालक, उनमें ये तीनों ही विशेषता पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक छात्र को आधारभूत कौशल लेखन, वाचन एवं पठन में कठिनाई होती है, इस बालक की अधिगम निरोगिता होगी। तो ध्यान रखना, लेखन, वाचन, पठन, इनसे संबंधित जो डिस्केलिया डिस्केलकुलिया ये है, तो ये आप अच्छी तरह से याद रख के जाना। मैं इनका अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप जरूर देखना, क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है। पिछली बार और इस उससे पिछली बार, 2 साल हो गए रेगुलर क्वेश्चन आते हुए। तो ये पठन वाले आप थोड़े से अच्छे देखे जाना। तो देखिए, इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन पढ़ते हैं, सामान्य अधिगम नियोगिता, विशिष्ट अधिगम नियोगिता, जटिल अधिगम नियोगिता, असामान्य अधिगम नियोगिता। अब देखिए प्रश्न क्या है। एक छात्र को आधारभूत कौशल लेखन, वाचन एवं पठन में कठिनाई होती है, इस बालक की अधिगम नियोगिता होगी सामान्य, विशिष्ट, जटिल और असामान्य। तो देखिए, इसका आंसर होगा जटिल अधिगम नियोगिता। 3 नंबर आंसर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। ये कहता है कि ये आपके सामने कुछ चित्र दे रखे हैं। इस चित्र को एक छात्र द्वारा एक संगठित रूप में देखा जाता है। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार यह क्रिया किस नियम के अंतर्गत आती है। तो देखिए, इसका आंसर दीजिए आप। कौन सा आंसर है। निरंतरता का नियम, रिक्त पूर्ति का नियम, समीपता का नियम, समानता का नियम। तो गेस्टाल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा यहां से प्रश्न आता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा समीपता का नियम। इनके नियम जरूर पढ़ के जाना आप। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार 6 से 12 वर्ष की अवस्थाओं को मनोव्यक्तित्व विकास में किस मनोलैंगिक अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। मौखिक, गुदा, लिंग प्रधान, काम प्रशस्ति। तो देखिए, इसका क्या होने वाला है। तो 6 से 12 काम प्रशस्ति अवस्था कहलाएगी। ध्यान रखना, 6 से 12 वाली। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के सीखने के लिए बुनियादी शर्त है,
वह सीखने के लिए तैयार हो, अभिभावक द्वारा उसके पढ़ने के लिए बार बार कहा जाए, विद्यालय में शिक्षक द्वारा उसे सिखाया जाए, सीखने के लिए उसे दूसरे के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए। तो देखिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, वह सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। यह कहता है कि मानव व्यवहार का 10% व्यवहार किस भाग द्वारा संपन्न होता है। देखिए सिग्मंड फ्राइड का 3 प्रकार बताइए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो इनमें यह पूछ रहा है कि अर्धचेतन यानी 10% व्यवहार किस भाग द्वारा संपन्न होता है, चेतन या अचेतन या पूर्व चेतन या अचेतन दोनों। तो देखिए चेतन मन होता है वो 10% काम करता है और बाकी अचेतन मन काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक कक्ष में एक छात्र पर सुंदर कलम देखकर उसे चुराने का मन करता है, परंतु चोरी करना पाप है इसलिए वह ऐसा नहीं करता है। इस स्थिति में वह किस रक्षात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग करता है, दमन, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन की प्रक्रिया, विस्थापन की प्रक्रिया। तो ये क्या करता है, ये करता है दमन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। ये कहता है कि बालक के द्वारा गामक विकास में सीखा गया प्रथम कौशल होगा। गामक विकास में सीखा गया प्रथम, उछलना, चलना, दौड़ना, बैठना। तो ध्यान रखना सबसे पहले वो बैठना होगा, उसके बाद में उछलना, उसके बाद में चलना, बाद में दौड़ना। अगला प्रश्न है, किन परीक्षणों का प्रमापीकरण किया जाता है, निष्पत्ति, निर्धारण, अभिरुचि, अभिवर्ती। तो निर्धारण परीक्षण का प्रमापीकरण किया जाता है, ध्यान रखना निर्धारण परीक्षण। अगला प्रश्न आता है, जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन वक्र प्राप्त होता है, कौन सा वक्र प्राप्त होता है। एक समान की बात हो रही है, नतोदर, उन्नतोदर, मिश्रित वक्र, सरल रेखी। तो एक समान की बात हो रही है तो यह बात होगी किसकी, सरल रेखी वक्र की। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 कहता है कि सहज शैक्षणिक प्रवृत्तियों का चयन होना चाहिए विद्यालय के साधनों के अनुसार, बालकों की इच्छानुसार, बालकों के स्तर व आवश्यकता अनुसार, अध्यापकों की सुविधा अनुसार। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होने वाला है, आप सोचिए। तो देखिए इसका आंसर होगा बालकों के स्तर व आवश्यकता अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न आता है, सौतेली मां के बच्चों में असंयोजन का मुख्य कारण है। एक माँ होती है, एक होती है सौतेली माँ। तो सौतेली माँ के बच्चों में असंयोजन का मुख्य कारण है खंडित व्यक्तित्व, मंद बुद्धि, प्रेम युक्त मान्यता व अपनत्व का अभाव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से प्रेम युक्ति मान्यता ये वाले ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, पहले जैसा प्यार उस माँ को नहीं मिलेगा, यानी पहले वाली माँ जितना प्यार करती है वो सौतेली माँ उतना प्यार नहीं करेगी। अगला प्रश्न आता है 15 नंबर, यह कहता है कि निम्न में से सृजनशीलता की विशेषता नहीं है। सृजनशीलता लक्ष्य निर्देशित होती है, यह अभिसारी चिंतन का परिणाम है, सृजनात्मक मान्य ज्ञान पर आधारित है, सृजनात्मक प्रत्येक स्तर पर अद्वितीय है। तो देखिए इसकी विशेषता नहीं है। देखिए सृजनशीलता लक्ष्य प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल इसकी विशेषता है। यह अभिसारी चिंतन का परिणाम है, नहीं, ये इसका गलत आंसर है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रतिभाशाली और विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों में किस आधार पर अंतर किया जाता है। सामान्य प्रतिभाशाली और विशिष्ट प्रतिभाशाली। तो देखिए इसका आंसर है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, बुद्धिलब्धि और विशिष्ट योग्यता। 2 इसमें आंसर नहीं दे रखे हैं तो मैं बताता हूं इसका, उच्च निष्पत्ति और शारीरिक गठन। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, सोचिए आप। सामान्य प्रतिभाशाली और विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट योग्यता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 कहता है कि बुद्धिलब्धि का सूत्र कब और किसने दिया। 1912 स्टर्न, 1916 कोलाम, 1916 झां और 1916 टर्मन। तो देखिए
इसमें बात करें तो बुद्धिलब्धि का सूत्र देने वाले थे टर्मन, जो कि 1916 में दिया था। ठीक है ना, नॉर्मल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कब बना? 1905, 1912, 1916, 1920। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये सबसे पहले बना था 1905 में। कब? 1905 में। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप है। विशेष कक्षाएं, अपनी देखभाल, प्रशिक्षण, व्यक्तित्व शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप ये तीनों ही है। विशेष कक्षाएं, अपनी देखभाल, प्रशिक्षण, व्यक्तित्व प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आता है, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रकृति के आधार पर अपना व्यक्तित्व का विभाजन किया? स्प्रेंगर, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स और शेल्डन। तो प्रकृति की बात आती है तो हम बात करते हैं सीधी किसकी? विलियम जेम्स की बात करते हैं। इन्होंने प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। अगला प्रश्न है, समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। थॉर्नडाइक, चार्ल्स जेड, स्पीयरमैन, एडवर्ड। तो देखिए, समान तत्वों के सिद्धांत की प्रतिपादन की हम बात करें तो इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। सॉरी, इसके थॉर्नडाइक नहीं हो गई, यहां ऑप्शन में गलत दे रखा है। इसका आंसर होगा चार्ल्स जेड। ठीक है ना, चार्ल्स जेड। समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाएंगे? चार्ल्स जेड माने जाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। यह कथन किसका है? तो देखिए, परिभाषा है नॉर्मल सी, आप कुछ परिभाषा भी याद करके जाना। तो ध्यान रखना, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा गेट्स की है। आप चाहे तो लिख सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। अगला प्रश्न आता है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया, उपरोक्त दोनों और कोई नहीं। तो ध्यान रखना, स्किनर का प्रयोग जरूर पढ़ के जाना और अच्छी तरह से पढ़ के जाना, वहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूं और आज भी कह रहा हूं। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं संबंध प्रतिक्रिया। ध्यान रखना। ठीक है ना। तो प्रश्न को घुमाकर कहीं से भी आ सकता है प्रश्न, तो आप उस जो उन्होंने प्रयोग किया था उनको आप अच्छी तरह से याद रखना। उद्दीपक क्या होता है, स्वाभाविक क्या होता है, अस्वाभाविक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है, तो आप उनको जरूर पढ़ के जाना। अगला प्रश्न आता है 24। ये कहता है कि अनुवर्ग शिक्षण के संबंध में असत्य हैं। देखते हैं क्या है असत्य या सत्य है। ये ऑप्शन है, संपूर्ण कक्षा वर्गों में विभक्त रहती है। प्रत्येक वर्ग के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है। शिक्षक प्रकरण संबंधी समस्या प्रस्तुत करता है। यह एक उपचारात्मक शिक्षण विधि। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक। 3 नंबर हो जाएगा, शिक्षक प्रकरण संबंधी समस्या प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, अर्जित गुणों में संक्रमण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? अर्जित गुणों में संक्रमण का, तो ध्यान रखना, ये देने वाले कौन थे? मेंडल, विजमैन, लेमार्क और सोरेनसन। तो ये थे लेमार्क। ध्यान रखना, लेमार्क। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक वंशक्रम की अपेक्षा व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण का प्रभाव अधिक नहीं मानते हैं? क्लार्क, कैंडोल, स्किनर और गॉर्डन। तो देखिए, इसका आंसर होने वाला है स्किनर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। यह कहता है कि मनोवृत्ति के विकास के लिए शिक्षक को किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए? संपर्क, समूह प्रकार, सूचना तथा प्रसार, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें आंसर होगा संपर्क, समूह प्रकार, सूचना तथा प्रसार, सारे सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। यह कहता है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधित विकास होता है? एकीकरण का नियम, विकास दिशा का नियम, परस्पर संबंध का नियम, विकास क्रम का नियम। बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है, तो यह होता है विकास क्रम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी सिर से पैर यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो ये होता है विकास दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का, वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, परस्पर विरोधी और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, सीटेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसको थोड़े से अच्छे से ये समझ लो। आपको अगर ट्रिक नहीं मिलती तो इसको याद कर लो, पूरी तरह से रट डालो इसको। वृद्धि और विकास, ध्यान रखना, एक दूसरे के समान नहीं, पूरक, एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि और विकास दोनों से संबंध बाल विकास से ही है, लेकिन इनमें दो भाग हैं, एक दूसरे के समान नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। तो ये था मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों का टेस्ट। आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी प्रकार हम आपको आपके टेस्ट लेते रहेंगे। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का आप प्रयास कीजिए। आपके चाहे नंबर कम ही बन रहे हैं, लेकिन आप आगे जो रणनीति है आपकी वो आप उसमें सुधार कीजिए, ताकि आने वाले टेस्टों में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको और अपनी एग्जाम के दिन और ही अच्छा कंटेंट तैयार करके जाना। और वहाँ पर साइकोलॉजी के 30 में से लगभग आप 28 के आसपास सही करना अपनी सकारात्मक सोच के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।